वर्णमाला से पूछे जाते हैं जो काफी बच्चे नजरअंदाज करते हैं। तो एक आपकी हिंदी की रीढ़ है दोस्तों ये, यानी यह रीढ़ चैप्टर कहा जाता है, इसलिए बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना। हम इस वीडियो को यही कहते हुए स्टार्ट करते हैं कि जिस बच्चे को, जिस बहन, जिस भाई को सिलेक्शन लेना है वो कंसंट्रेशन के साथ, वो शिद्दत के साथ इस चैप्टर को पढ़िए। ए टू जेड हम अध्ययन करेंगे हिंदी वर्णमाला का। तो चलिए एक हेडिंग डालिएगा, एक पेन उठाइएगा, एक नोट्स पर मेंटेन करिएगा और एक स्वर्णिम कलम से अपने स्वर्णिम भविष्य को लिख डालिएगा। यहां पर जो हेडिंग पड़ेगी वो हिंदी वर्णमाला पड़ेगी। हर स्लाइड से एक एक नंबर, यही कोशिश रहेगी कि एक एक नंबर वहां से निकाला जाए। तो देखिएगा, सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी बेटा हिंदी वर्णमाला। आप सभी को बहुत अच्छा ज्ञान है, प्रीवियस ईयर पेपर जब उठाते होंगे तो आपने सॉल्व करे होंगे क्वेश्चन। तो उसमें एक पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये बताइए वर्णमाला किसे कहा जाता है, या व्यवस्थित समूह को, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो समझिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी हिंदी अल्फाबेट कहते हैं। यानी जिस तरीके से एक माला में व्यवस्थित तरीके से मोतियों को पिरोया जाता है तो वही एक माला बनकर तैयार होती है, उसे माला नाम दिया जाता है। ऐसे ही वर्णमाला में वर्णों को व्यवस्थित क्रम से यहां पर अगर हम पिरोते हैं तो वो क्या कहलाती है, हिंदी अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहलाती है। बोलो डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 2 क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं कि हिंदी वर्णमाला में बेटा कितने वर्ण होते हैं। तो हर बहन हर भाई शिद्दत के साथ देखिए, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। और 52 वर्ण की बात अगर करी जाए तो यह दोस्तों देवनागरी लिपि की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक और नोट बनाइएगा नीचे फटाफट कि हिंदी भाषा किस लिपि का यहां पर अध्ययन करता है, तो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, जबकि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और वही लिपि की बात कर रहा है, जो 52 वर्ण होते हैं ये देवनागरी से संबंधित हैं। और यहां पर अगर हम 2 पार्टों में डिवाइड करें कि भाई अगर वर्णमाला 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक जाएगा स्वर और एक जाएगा व्यंजन। स्वर कितने हैं ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो स्वर पूछेगा या व्यंजन पूछेगा या टोटल वर्ड पूछेगा हिंदी अल्फाबेट में। तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33, यानी 3 गुना। चलिए अगला स्लाइड देखिए, जहां से 2 क्वेश्चन फिर से बनेंगे। 2 में से एक क्वेश्चन हम तो ये कहते हैं कि इसी स्लाइड से आने की कोशिश रहेगी। देखिए क्या कहता है, वर्ण क्या है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है, या फिर उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, नोट किया जाए फटाफट। देखिएगा, वर्ण क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। पहली बात ध्यान से देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है और ऑप्शन में ध्वनि दिया है तो ध्वनि मारिए, और अगर नहीं दिया है तो फिर वर्ण मारिए। अगर दोनों दिया है तो फिर आप क्या मारेंगे, तब भी आप ध्वनि मारेंगे। यह बात लिख लीजिएगा। और याद ये रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो नॉर्मल सी छोटी इकाई होती है वो ध्वनि, क्योंकि ध्वनि से ही वर्णों का निर्माण होता है। यह नोट किया जाए। एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि 2 चीजें यहां पर फिर देखने को मिलती हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई यह है ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से जब क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल के पूछा जाए कि ये बताओ कि उच्चारण की दृष्टि से, तब दोस्तों उसमें ध्वनि और वर्ण दोनों हो तब ध्वनि मारिएगा। और जब लेखन की दृष्टि से पूछा जाए और ध्वनि वर्ण दोनों ऑप्शन में हो तो दोस्तों ध्वनि मत मार देना, तब वर्ण ही लगेगा आंसर। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। बोलो एनी डाउट? नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा A to Z अध्ययन आपको होना चाहिए। अब देखो, अभी तक आप बहुत कंफ्यूज रहते थे कि वर्ण क्या है, वर्ण है छोटी इकाई या ध्वनि है। तो अब क्लियर हो गया कि उच्चारण और लेखन दोनों में आपने डिफाइन कर लिया। तो मैं कहता हूं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, और यही सोचकर नीचे प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है। सारी हिंदी आपको मिल जाएगी बहुत शिद्दत के साथ रोजाना
सुबह 11 बजे, और रात्रि 8 बजे देश का नंबर 1 हिंदी का टेस्ट रोजाना चलता है, उसमें जरूर शिरकत करो। ये डिटेल देखो, रात के 8 बजे हिंदी का टेस्ट लगाओ, और मैं यकीन दिलाता हूं पूरे में पूरे नंबर हिंदी में ना आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलिए, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। स्वर की संख्या है 11 जो ऑलरेडी बताई है, व्यंजन की संख्या है 33। बोलो और कोई डिफाइन करने की आवश्यकता? बोले सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां पर हमने कहा कि अगर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है तो वो 2 भाग हैं कौन से? वो 2 भाग हैं दोस्तों, स्वर हैं और व्यंजन है। हमने ऑलरेडी कहा स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33 और टोटल वर्ड ऑफ 52, यानी ये 52 वर्ड हैं। अब बात आती है बच्चों के जहन में कि सर अगर स्वर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, व्यंजन अच्छे से पढ़ लिए, देखो आपको मुझे पता है बहुत कुछ आता होगा। अब आप कहोगे कि ह्रस्व आता है, दीर्घ आता है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बताइए अर्ध विव्रत आता है आपको? विव्रत आता है आपको? मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन उसका डिटेल बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। विव्रत, अर्ध विव्रत, समृत, अर्ध समृत, स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, है ना, ये सभी जितने भी स्पर्श संघर्षी व्यंजन में कौन सा आता है, लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, ये सब कुछ A to Z अध्ययन पढ़ लो। कभी भी अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित नहीं होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। नोट कीजिएगा, वर्ण जो है 2 क्रम में बटा है, एक स्वर में और एक व्यंजन में। स्वर दोस्तों 3 पार्टों में बटा है, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर होता है। व्यंजन भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्टों में बटा है, लेकिन उसमें 3 मुख्यतः माने जाते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, जहां से आपके 70% क्वेश्चन आते हैं। एक आपका अंतस्थ व्यंजन, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक आपका ऊष्म व्यंजन, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले स्वर को पढ़ते हैं, फिर व्यंजन को पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला यहीं से एक स्लाइड में ये पूछ लेता है कि ये बताओ कि स्वर किसे कहते हैं, या ये बताओ कि ऐसे वर्ण जो उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेते हों उसे क्या कहा जाता है। तो नोट करो दोस्तों, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर दोस्तों कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। स्वतंत्र का मतलब बिल्कुल फ्री होते हैं, जो किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं। यानी जो सहायता ना लें वही स्वतंत्र है, वही स्वर हैं। अब हमने कहा 11 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने देखा सर कौन कौन से स्वर हैं, ये मैंने स्लाइड में आपको बता दिया। संख्या 11 होती है, व्यंजन 33 होते हैं, ये ऑलरेडी बताया। अब बात ये आ जाती है कि स्वर के भेद आपने जो देखे हैं कि एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, बहुत आसान है, एक प्लुत स्वर होता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा कि ये बताओ कि कौन सा स्वर है, आ जो बड़ा आ है कौन सा स्वर है, या आपसे कह देगा कि ये ई जो है, छोटी ई है, ये कौन सा स्वर है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो वहां पर दिक्कत करेगा, इसलिए यह ज्ञान लेना आवश्यक है। समझिए, पहली हेडिंग पड़ेगी ह्रस्व स्वर की। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, जिनको उच्चारित करने में बहुत कम समय, बहुत कम दम की आवश्यकता हो। जैसे आप अल्प प्राण पढ़ते हो, मैं पढ़ाऊंगा आगे। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा, जहां पर ज्यादा दम लगाओ। ह्रस्व में क्या होता है, बहुत कम समय लगे, और दीर्घ में बहुत ज्यादा समय लगे। अब आप देखिए, जितने भी कम दम और कम समय लगते हैं, जैसे आप, मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। मैंने आरएस 2021 में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। आरएस के पहले दम और कम समय लगते हैं। जैसे आप 4 की बात करते हो, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। छोटा आ आप कहोगे आ, आप कहोगे ई, आप कहोगे उ, आप कहोगे री, है ना। कम समय लग रहा है, बहुत कम दम लग रही, बहुत कम आवाज निकल रही है, आ ई उ री, है ना। यही है दोस्तों पढ़ने की ट्रिक। हमेशा मुंह को खोलते रहो और आंसर को एग्जाम हॉल में टिक करते रहो। जहां कम समय लगे वहां ह्रस्व स्वर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 3, कौन कौन से? आ ई उ री। ठीक है, क्लियर। चलिए, दीर्घ स्वर डालिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में
ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तीनों स्लाइड, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों स्लाइड को एग्जाम में पूछा गया है। कैसे? उनकी परिभाषा देकर। ये भी पूछा गया है, ये तो बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिनको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो उनका आंसर होगा दीर्घ स्वर होता है बेटा। दीर्घ स्वर का मतलब है कि दीर्घ माने बड़ा, ज्यादा समय लगे, ज्यादा दम लगे। संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या है 7। बोले कौन से? वहां आ था, वहां आ हो जाएगा, वहां ई थी, यहां ई हो जाएगी, वहां ऊ था, यहां ऊ हो जाएगा, है ना। और ए ओ औ ये बढ़ और जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। यह बात दिमाग में फीड हो जानी चाहिए आप सभी के। तो चलिए क्वेश्चन यहां पर बनेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना कि ऐसे स्वर बताइए हिंदी में, ऐसे स्वर बताइए जिनको उच्चारित करने में सबसे ज्यादा समय लगता हो। या दूसरी तरीके से पूछता है, जिनको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। या तीसरी तरीके से पूछता है, जिनको उच्चारित करने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। मतलब सबसे ज्यादा समय प्लुत स्वर में लगता है। समझिएगा, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। याद रखना है कि जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। जैसे जैसे ओम, ये देखिए ओम जब आप लिखते हो तो ओम ऐसे लिखते हो, है ना। ओम को ऐसे भी 3 लिख दिया जाता है। क्यों? उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा। जैसे आप पूजा करते हो, कहते हो कि ओम, है ना, तो बहुत देर जब तक सांस निकलेगी। अगर किसी को बुलाते हो, जैसे जैसे अगर बहुत दूर कोई है, खेत में अगर पिताजी हैं, अगर कहीं आपको डिस्टेंस 500 मीटर पे अगर बहुत ज़्यादा दूर कोई खड़ा है, उसको बुलाना है, तो कैसे बुलाते हो? बताओ कैसे बुलाते हो? कहते हो ओ भैया, है ना। इस तरीके से हम बहुत तेज आवाज, जब तक हमारा सांस है अंदर तब तक हम बुलाते हैं। तो मतलब समय प्लुत स्वर लेता है ज्यादा। बोलो यस या नो? तो हम कहेंगे बिल्कुल लेता है। क्लियर है? लेता है। चलेंगे आगे। आगे चलने से पहले, व्यंजन को पढ़ने से पहले, जो 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ये तुरंत नोट किए जाएं। क्या? 4 नंबर के क्वेश्चन नोट किए जाएं। यहां पर एक चार्ट बनाओ और लिखो स्वरों का उच्चारण स्थान। अभी तक आपने देखा होगा व्यंजन के उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा कि स्वरों के भी उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। आप बोल के देखो, जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो वहां पे बोल के देखो बार बार, आ बोलो फटाफट। तो आप कहोगे आवाज आ कहां से रही? आप बोलो आ, है ना। इस तरीके से अगर आप जब बोलोगे तो ये गले से आवाज, आपका जो डब्बा है ना गले वाला, यहीं से कहीं ना कहीं आवाज आ रही, तो ये कंठ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गले से आवाज निकल रही है, वो कंठ की बात कर रहा है। आप ई बोलोगे, ई, तो आपकी लग रही होगी जैसे जीभ जो है ना वो दब रही होगी, जीभ पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तालू पर प्रेशर पड़ रहा है। देखो आप ई, है ना। ई जब बोलोगे तो आपका गले के ऊपर भाग का जो हिस्सा है वो तालु है, इसलिए आ कंठ है और ई तालु है। ऊ की बात करें, जब ऊ करते हो तो आपके ओंठ देखो गोलाकार हो जाते हैं। जब आप ऊ बोलोगे, ऊ, है ना, ऊ बोलोगे तो आपके ओंठ जो है गोलाकार हो जाते हैं, तो देखिए ओष्ठ हो जाएगा। री बोलोगे, री, तो ये री दोस्तों, आप जब टा बोलते हो, टा वाला वर्ग मूर्धा में आता है व्यंजन में, ऐसे ही जब री बोलते हो तो री बिल्कुल टा की जगह जैसे है। आगे जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो मूर्धा से यहां पर कहीं ना कहीं टच होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट किया जाए। ए कंठ तालु, क्योंकि ए कंठ भी है, तालु है, तो इसलिए कंठ तालु एक साथ में। ओ कंठ्योष्ठ या कंठ ओष्ठ, है ना, क्योंकि ओ कंठ से आवाज आ रही है, और ओ ओष्ठ क्यों? क्योंकि ओ जब बोलते हो तो आपके ओष्ठ भी, यानी आपके ओंठ गोलाकार हो जाते हैं, इसलिए इसको कंठ्योष्ठ कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चा, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए,
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मैं पूरी परिभाषा पढ़ाता हूं क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं वो क्या बोले? स्वर सर। जो स्वतंत्र नहीं बल्कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोलो क्या सर? व्यंजन होते हैं। हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ और श्रा होते हैं, जो आगे पढ़ाऊंगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल अभी इतना ही लिखो। अतः हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं। लेकिन अब दिमाग में आता होगा कि सर ये मारे या ये मारे, तो क्वेश्चन हमेशा यही लेकर आएगा। व्यंजन 33 होते हैं, व्यंजन 33 रहेंगे। 33 आपको लॉक करना है। बहुत 0.01% अगर क्वेश्चन में आ जाए कि उसमें 33 ऑप्शन ना हो तब आप 39 मारना, सब कुछ हो तब भी आप 33 मारना, क्योंकि 33 ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। चलिए, मूल व्यंजन 33 है और कुल व्यंजन की बात करें, जब कुछ ना हो 0.01% की कंडीशन बता दी तब 39 मारिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन से 70% क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लुंठित, प्रकंपित और स्पर्श संघर्षी, ये भी पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। व्यंजन के भेद 3 होते हैं, एक मुख्यतः स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन। चलिए, पहली हेडिंग पड़ेगी स्पर्श व्यंजन। देखो बेटा, स्पर्श व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है। जब भी यार देखो हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो ओंठों का इस्तेमाल होगा, दांत का होगा, कंठ का होगा, तालु का होगा, मूर्धा का होगा। तो जब ये होगा तो उस समय हवा भी निकलेगी और वो स्पर्श करेगी। जब स्पर्श करेगी तो उसे ही हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या बेटा 25 होती है, का से माँ तक। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, का से माँ तक याद कराने की मैं ट्रिक भी बता दूंगा। 25 होती है और 25 जो होती है वो हर वर्ग, देखिए हर वर्ग की बात करें तो 1 2 3 4 5 5 लाइनें होती हैं, तो 5 सदस्य सभी में होते हैं। 5 लाइनें 5 सदस्य होंगे तो बताओ कितने हो गए? 5 लाइनों में 5 सदस्य, एक लाइन में 5 होंगे तो 25 हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं। तो ये वाली संख्या आपको याद रखनी है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। चलिए देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। देखो, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन नहीं बल्कि 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं पूरे एग्जाम में। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्ग कितने होते हैं तो आंसर आएगा 5। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो आंसर आएगा 25। क्यों होते हैं, क्यों 25 होते हैं? देखो, पहला वर्ग है का, दूसरा वर्ग है चा, तीसरा वर्ग है टा, तीसरा वर्ग है ता, पांचवा वर्ग है क्या? पा है। अब इनके अलावा कोई छठा वर्ग नहीं होता है, कोई छठा वर्ग नहीं होता है, यही याद करना है। कैसे याद करोगे? कचट तप। कैसे याद करोगे? कचट तप, ऐसे याद कर लो एक साथ में, कचट तप, कचट तप, है ना। तो कचट तप का मतलब है कि आपको पूरी तरीके से 5 वर्ग याद हो गए। और का वर्ग में 5 सदस्य आएंगे, चा वर्ग में 5 सदस्य, टा वर्ग में 5 सदस्य, ता वर्ग में 5 सदस्य और पा वर्ग में 5 सदस्य। फटाफट नोट करिए, आता है तो भी नोट करिए फटाफट। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बनता है, कह देगा कि एक क्वेश्चन दे देगा, बताओ यहां पर कि ये बताओ कि ये जो आपका है ये इसका उच्चारण वर्ग क्या है। कंफ्यूज हो गया बच्चा? ये बताओ कि इसका उच्चारण वर्ग क्या है, ये बताओ कि इसका उच्चारण वर्ग क्या है ना बच्चा कंफ्यूज। अब समझो, इसी के लिए डिटेल पूरी पढ़नी होती है कि का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा, मतलब जो वर्ण आपके कंठ से बोले जाते हैं, जो वर्ण, जो व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं वो कंठी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। का, खा, गा, घा, इंगा। बोल के देखो, का, ख, ग, घ, इंगा। ये क्या है? ये दोस्तों ये गले से आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम कंठ पड़ा। क्या? कंठी स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा आता है
थोड़े से गले से ऊपर बढ़िए, थोड़े से गले से ऊपर बढ़ोगे, क्या बेटा पड़ेगा? गले से जब ऊपर बढ़ोगे, यहां से ऊपर बढ़े ग्रास नली के माध्यम से, तो ये जगह जो बचती है, ये वाली जगह, यानी जीभ के पीछे। सर्च पे आसानी से जानो आसपास के पेट्रोल पंप, गूगल सर्च पे ढूंढेंगे तो मिलेगा। नली के माध्यम से, तो ये जगह जो बचती है, ये वाली जगह, यानी जीभ के पीछे का हिस्सा, यह दोस्तों तालु कहलाता है। जीभ का जो मध्य भाग से पीछे का हिस्सा, यह तालु कहलाता है। जब आप तालु की बात करेंगे तो ये चा वर्ग, चा छा जा झा वां, ये तालब्य कहलाते, ये तालब्य स्पर्श व्यंजन हो गए। जरा जीभ से थोड़े आगे बढ़िए, यह दोस्तों मूर्धा कहलाता है, और मूर्धा टा वर्ग होता है। क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए बताओ कौन सा व्यंजन, कौन से वर्ग का व्यंजन है ठा, तो ये मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 5 होती है, टा ठा डा ढा णा। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, यह दोस्तों दंत पे आ जाते हैं। ये दंत जो दांत की सहायता से बोले जाएं, वो दंत यानी दंत स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी ता था दाधा ना हो जाएगा। और थोड़े से और आगे आएंगे, कंठ से हम कहां पर आ चुके हैं? ओंठ पर बिल्कुल आ चुके, बिल्कुल ओंठ पर। और ये दोस्तों पा वर्ग, यानी जिसका स्पर्श व्यंजन, जिसको वायु होठों से स्पर्श करते हुए निकलती है, होठों से टच करके जाती है, वो ओष्ठ है। वो क्या है? वो ओष्ठ व्यंजन है, जिनकी संख्या 5 होती है। पा वर्ग में पापा फूफा कहोगे तो ओंठ से कहोगे, बाबा ओंठ से कहोगे, भाभी ओंठ से कहोगे, मामा ओंठ से कहोगे, मतलब बिना ओंठ के नहीं बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बोलो नहीं बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं अंतस्थ व्यंजन की। क्या अंतस्थ व्यंजन पढ़ता हूं? क्वेश्चन यहां से बनता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। क्वेश्चन यहां से बना है, नोट करो कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनको क्या कहा जाता है, यानी ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो स्वर और व्यंजनों के मध्य उच्चारित होते हैं गाइस, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नोट किया जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। बोले कौन से? या रा ला वा, बहुत बार पूछा गया है। या रा ला वा, या रा ला वा कई बार पूछा जाएगा। और या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। मैं फिलहाल बताऊंगा बहुत आगे इस वीडियो में। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से हैं? या रा ला वा। ऐसे स्वर, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मध्य में होता है, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। संख्या 4। इसी तरीके से ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर एक गर्मी पैदा करती है, एक ऊष्मा पैदा करती है, एक हीट प्रोवाइड करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संख्या बेटा कितनी होती है? 4 होती है। सा 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 हा। ध्यान दीजिए, ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अंतस्थ कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सा 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 हा ऊष्म, यारा लावा अंतस्थ। बोलो सर ठीक, बिल्कुल ठीक। अयोग वाह जान लेते हैं। देखो अयोग वाह क्या होता है ये भी जान लीजिए फटाफट, फिर जान लेते हैं अयोग वाह के बाद हम अयोग वाह पूरा जानेंगे। उसके बाद जो है हम क्या जानेंगे? अनुनासिक जानेंगे। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। पहले संयुक्त व्यंजन लिख लीजिएगा, संयुक्त व्यंजन लिख लीजिएगा। देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या है कि 2 अलग अलग व्यंजनों के योग। संयुक्त का मतलब होता है 2 अलग अलग, यानी 1 या 1 से अधिक या 2 या 2 से अधिक, तभी तो लोग। संयुक्त का मतलब क्या होता है? बोले संयुक्त सभा, बहुत से लोग होंगे, तो 2 अलग अलग व्यंजन जब मिलेंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संख्या कितनी है? कुल संख्या 4 है। कौन कौन से? छत्र ज्ञ स्रा। ये आपको 4 एग्जाम में क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। बोले सर कैसे? मैं बताता हूं। क्वेश्चन में क्या मिलेगा? एक तो ऐसे पूछ लेगा कि कितने होते हैं, या एक तो ऐसे पूछ लेगा ये छत्र ज्ञ स्रा क्या है, ये छत्र ज्ञ स्रा है क्या, तो ये संयुक्त व्यंजन ऑप्शन में मार देना। तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि छा किसके योग से बनता है, तो छा का प्लस सा से बनता है। ध्यान रहे कि का प्लस सा वैसा ही मारना जिसमें का में हलंत लगा हो, और त्रा दोस्तों वही मारना
त्रा वही मारना जिसमें ता में हलंत लगा हो, ता में हलंत हो। ज्ञा वही मारना जिसमें जा में नीचे हलंत लगा हो। हलंत का मतलब होता है दोस्तों वह वर्ड आधा हो जाता है। स्रा दोस्तों वही मारना जिसमें आधा सा बना हो यानी हलंत लगा हो सा के नीचे। तो यह दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला स्लाइड है, बहुत ज़्यादा स्लाइड पूछा जाने वाला है, इसको नोट किया जाए। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, चीज़ें पूछी जाएंगी तो उनको नोट किया जाए। तो चलिए यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ अयोगवाह क्या है, अयोगवाह को देखता हूँ। अयोगवाह का जो अर्थ होता है यानी अयोगवाह का जो अर्थ है कि आ के योग से, अयोगवाह आ के योग से, आ के योग से जो अर्थ बहन करे वही अयोगवाह है। आ के योग से जो अर्थ बहन करे वही अयोगवाह है। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं, ध्यान दीजिए दूसरी परिभाषा, किसी स्वर के योग से, क्योंकि आ तो एक स्वर है, किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वही अयोगवाह है दोस्तों। और मैं बताऊं जैसे अंगार, प्रातः, अंधेरा, है ना, ये क्या है, ये अयोगवाह है। अयोगवाह इस तरीके से देखे जाते हैं। संख्या कितनी होती है बेटा, 2 की बात होती है। अयोगवाह के भेद कितने होते हैं ये भी जान लेते हैं। अयोगवाह अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक में बटा होता है 3 में। और जो तीनों में से कई बार एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं क्योंकि उनको अंग आह तक का ज्ञान होता है, आगे तक का ज्ञान नहीं होता है। तो समझिए अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। अनुस्वार पहले पढ़िए कि अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, यानी चिन्ह जो है बिंदु होता है। अनुस्वार का चिन्ह केवल ऐसा बिंदु होता है, जैसे हंस के ऊपर ये बिंदु लग गया, अंश के ऊपर लग गया, कंस के ऊपर लग गया, है ना, हंस, अंश, कंस, कुछ भी आप ऊपर अगर बिंदु लगा दो वो अनुस्वार है। अनुस्वार का उच्चारण की कंडीशन है कि इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, ये भी आपको पता है। चलिए विसर्ग देख लेते हैं। विसर्ग में आपको याद रखना है कि विसर्ग तो विसर्ग की भांति होगा। विसर्ग का चिन्ह ये वाला होता है, जैसे प्रातः, जैसे नमः, जैसे अंतः, जैसे अंतःकरण, ये एक साथ में अंतःकरण, है ना, अंतःकरण, जैसे निशुल्क, जब निशुल्क लिखते हो तो निशुल्क, है ना, इस तरीके से ये विसर्ग में आता है। जैसे मनोरथ, है ना। अनुनासिक में बेटा क्या होता है, अनुनासिक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाता है। अनुनासिक का चिन्ह कैसा होता है, यहाँ पर चंद्र बिंदु होता है, मतलब यहाँ चंद्र बिंदु कर लेना, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आंख में ये चंद्र बिंदु लगा, गांव में चंद्र बिंदु लगा, सांप में चंद्र बिंदु लगा। तो मुझे ये लगता है कि आपने ये सारी चंद्र बिंदु, बिंदु और विसर्ग समझ लिया, यही अयोगवाह है। बच्चे परेशान रहते हैं और बच्चों को लगता है कि अरे ये क्या आ गया एग्जाम में, ये तो बहुत आसान था, और जब मिलाते आके हैं तो क्वेश्चन तो गलत निकलता है, लेकिन उसकी डिटेल देखते हैं, अरे ये गलत कर दिया, ये कैसे गलत हो गया। चलिए अब कुछ व्यंजन जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पार्श्विक व्यंजन क्या है, तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे। पार्श्विक व्यंजन क्या है बेटा, तो समझिएगा कि पार्श्विक व्यंजन एक ही है, हिंदी में केवल एक है। ला पार्श्विक व्यंजन है, तो क्वेश्चन यहीं से बन गया, याद कर लो, रट्टा मार लो। कैसे कि ला पार्श्विक व्यंजन है, ला का उच्चारण करते समय हमारी सांस जीभ के बगल पार्श्व से गुजरती है, इसलिए इसका नाम पार्श्विक हो गया ला। अब देखो ला जब आप बोलोगे तो आपकी जीभ फोल्ड हो जाती है, क्योंकि जीभ का नुकीला हिस्सा ऊपर लगता है, ला ला ला, और ये फोल्ड हो जाती है, और इधर जो बीच में जो हवा किनारे में बचती है वो पार्श्व से हवा निकल जाती है, इसीलिए उसको क्या है, जीभ ऐसी हो जाती है और यहाँ से हवा निकल जाती है आगे से पीछे से, है ना। तो इसलिए ये पार्श्व कहलाता है, ये पार्श्विक व्यंजन केवल ला होता है। एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। दूसरा, उत्क्षिप्त व्यंजन भैया बहुत पूछा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझने का कष्ट करें। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है ये वाला डा और ये वाला ढा। उत्क्षिप्त व्यंजन यानी इनकी संख्या 2 होती है, नोट करो। इन वर्णों को द्विस्पष्ट या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। तो आपको जैसे ढा बोलोगे, ढा, आप ढा बोलो, ढक्कन 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 बोल के देखो, एकदम से फट से नीचे आ गई ढक्कन। ला बोलोगे तो धीरे से आएगी ढा
ढा ढा, आगे वाला हिस्सा एकदम से ठाए से होता है नीचे की तरफ, देखो ठाए है ना, ठाए बोलोगे तब भी और ढा बोलोगे तब भी, एकदम से मजा आ रहा ना, आप बोलो कस के, है ना, तो हम कहेंगे कि भाई उत्क्षिप्त व्यंजन ये हो जाएगा। तो ये क्या है कि बहुत झटके के साथ जब जीभ नीचे आती है तालु को छूते हुए, वही उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये 2 संख्या में होते हैं। चलिए एक और हम बताते हैं आपको, दंत्योष्ट व्यंजन बेटा क्या होता है। दंत्योष्ट व्यंजन के साथ साथ अभी मैं आपको 1 2 3 4 चीजें और बताऊंगा, फिर इस वीडियो को समाप्त करूंगा, है ना, इस वीडियो को समाप्त करूंगा और लगभग 12 से 13 वीडियो में हम रस छंद अलंकार सब कुछ खत्म कर देंगे। ये वर्णमाला आपकी हो जाएगी, है ना। वर्णमाला में आगे का जो क्रम है वो हम देखेंगे। पहले देखो दंत्योष्ट व्यंजन, दंत्योष्ट व्यंजन में बा यानी हिंदी वर्णमाला में वा बार बार बोल, अभी सुना, हिंदी वर्णमाला में ये यहां से लिखिए काकल्य, ये वाला अभी यहां एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा लिख गया है, काकल्य व्यंजन यहां से लिखिएगा। तो काकल्य व्यंजन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य कहते हैं। अच्छा हा दोस्तों याद रहे कि ऊष्म व्यंजन भी है, हा ऊष्म भी है और दंत्योष्ट के साथ वा अंतस्थ भी है, ये भी याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य व्यंजन कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, इसलिए कंठ से थोड़े नीचे भाग को काकल्य व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए काकल्य व्यंजन बराबर हा और दंत्योष्ट बराबर वा और क्या उत्क्षिप्त बराबर ढा ढा और पार्श्विक बराबर ला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ जो हेडिंग पड़ेगी इस पर